बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अपनी तो बताएं, हम बहुत अच्छे हैं, क्यों कहूँगी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्योंकि ईरान में आजकल जो टाइम चल रहा है बहुत ही हैप्पी टाइम चल रहा है। और ईद आने वाली है, नए साल का आगाज़ होने वाला है। हर तरफ सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। उसके अलावा अपने घरों की सफाई करते हुए, घरों का सामान चेंज करते हुए दिखाई देते हैं लोग। और यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पर। इन डिटेल हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है ईरान में। लेकिन उससे पहले मैं कुमेल की जानिब चलूँगी, वापस आऊँगी और फिर इंशाल्लाह आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले। हमारे साथ रहिएगा जी कुमेल। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया। इब्तिदा इस रब ज़ुल जलाल के नाम से कि जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा नज़दीक है। अली कुमेल का एक मोहब्बत भरा सलाम अपनी खिदमत में कबूल कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं बता रही थी कि ईरान में जो है वो ईद आने वाली है। बस ये आखिरी हफ्ता है, एक हफ्ता रह गया, उसके बाद जो है वो ईद स्टार्ट हो जाएगी, यानी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद नौरोज़ मनाई जाती है और इसमें 15 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। और यूँ कहेंगे कि पूरे साल की जो थकन होती है, जो बोरियत होती है, जो काम का बर्डन होता है, वो इन 15 दिनों में जो है ना वो सारी थकन उतर जाती है। क्योंकि इतना इंजॉय करते हैं ये लोग, इतना घूमते फिरते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं और साथ साथ अपने घरों को भी जो है वो जैसे यूं कह लें कि नए सिरे से कह लें रिन्यू कर लेते हैं घरों को भी। और जैसे घरों की सफाई करना, उसके साथ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं ईद से पहले के दिन में। यानी एक हफ्ता, तकरीबन एक महीना पहले कुछ लोग जो है ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हीं मौजूहात में से जो मैंने आपको बताया, जैसे सफ़र पे जाना है, शॉपिंग करना है, घर की सफाई करनी है, एक मौजू फ़िलहाल हमने लिया है जो वो है घर को रीन्यू करना। और खूने तिकूनी के नाम से फ़ारसी में मशहूर है वो। और वो क्या है और उसमें क्या क्या किया जाता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगले जितने भी अब हमारे प्रोग्राम्स आएंगे 15 तारीख तक, यानी शमसी 15 तारीख तक जो है हम बहुत इंटरेस्टिंग आपको मालूमात देते रहेंगे। और ईद से मुतल्लिक सारी मालूमात हम आपको देंगे कि क्या क्या यहाँ पर किया जाता है ईद में। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग मालूमात समझ लें आप और हमारे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको नहीं आप जान पाएंगे। क्योंकि हर इंसान को शौक़ होता है दूसरे कल्चर को जानना, दूसरे रहन सहन को जानना और दूसरे मुल्क की जो है वो कैसी वहाँ की जो है वो कल्चर कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, जानने का हर इंसान को शौक़ होता है। तो हम आपको तमाम ये मालूमात देंगे। आप हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। एक सेगमेंट शामिल करूँगी, वापस आऊँगी और फिर हम खूने तिकूनी पे बात करेंगे।
नाज़रीन, सेगमेंट के अंदर आपकी तरफ से भेजी गई तस्वीर शामिल करते हैं। तस्वीर को अक्स कहा जाता है, तो वो आपके जज्बात का अक्स होती हैं, वो आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात का अक्स होती हैं, वो आपके इर्द गिर्द माहौल का अक्स होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं उन अक्स को हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, जो कि +989021400423। इस नंबर को सेव कर लीजिए और वीडियोस तस्वीर बनाकर भेजिए और दिल खोल कर भेजिए, उनको हम शामिल करेंगे। पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसने और कहाँ से भेजी है और फिर उस पर बात भी करते हैं। पहली तस्वीर जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, तैयबा नकवी ने भेजी है और वो कहती हैं कि ये फल जोन सा है हमारे अपने घर के अंदर लगा है और हमने उसको उतार कर टोकरी में डालकर तस्वीर उतार कर आपको भेजी है। और बहुत शुक्रिया तैयबा आपका, बहुत अच्छी तस्वीर है जी। अगली तस्वीर देखते हैं और उस तस्वीर के अंदर क्या है। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे के अंदर आपको शाम का वक्त दिखाई देता है। शाम का वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौका होता है आपकी अक्कासी के लिए। आप अगर चाहते हैं तस्वीर बनाएं तो शाम के वक्त बहुत खूबसूरत तस्वीर आती हैं, जैसा कि इस वक्त आ भी रही हैं कि रात आने वाली है, दिन जा रहा है और सूरज गुरूब हो चुका है। उस वक्त जितनी भी रोशनी उस वादी की वो नज़र आ रही हैं, पहाड़ भी हैं जी। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं जो कि हमें मर्जिया ने भेजी है। सैयदा मर्जिया फातिमा नकवी ने शेखुपुरा पाकिस्तान से भेजी है। बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट पिक्चर है, इसमें आंखें बहुत प्यारी हैं और उन्होंने हाथ में सेब भी पकड़ा हुआ है। पीछे जो उनसा जिस सोफ़े पे बैठी हैं और पीछे जो उनसी दीवार पे है वो जो एडिटिंग हुई हुई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से, और जो उन्होंने येलो कलर का शर्ट या फ्रॉक पहना हुआ और ऑरेंज कलर के जूते, बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन किया उन्होंने। बहुत खूबसूरत तस्वीर है जी। अगली तस्वीर जो उनसी है सकीना बानो ने भेजी है कारगिल से। बर्फ़ बारी के बाद वहाँ पर बर्फ़ इस तरीके से जमी हुई है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सा नज़ारा पेश कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे दरख्त है और उस दरख्त ऐसा होता है कि पानी जब बहता जाता है ना तो वो बहे हुए पानी को ही वो इर्द गिर्द जितना टेम्परेचर होता है वो उसी वक्त जम जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के लंबे लंबे वो सीख नुमा क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अगली तस्वीर देखते हैं जी। अगली जो उनसी तीनों तस्वीर हैं वो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हैं। वहाँ पर मौजूद जो वहाँ का सहन है, उधर जो गुंबद भी नज़र आ रहा है, दो मीनार भी नज़र आ रहे हैं। और अगली तस्वीर भी जो उनसी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही मुत्तसिल बैनुल हरमैन है। इमाम मौला गाजी अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोनों के हरम के दरमियान जो रास्ता है उसको बैनुल हरमैन बोलते हैं, यानी दो हरम के दरमियान का रास्ता। और ये भी ऊपर से एक मुख्तलिफ एंगल से व्यू दिखाया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। इर्द गिर्द शहर भी नज़र आ रहा है, शहर करबला। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। यहाँ पर आपकी तरफ से भेजी गई जो तस्वीर है वो तमाम होती हैं। आप हमें वीडियोस बना के भेजिए। वीडियोस किस तरह बना सकते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है उस पर बात करें और यहाँ पर तस्वीर का सेगमेंट तमाम होता है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं हुने तुकुनी। अब आप सोच रहे होंगे हुने तुकुनी, क्योंकि नहीं जानते ज़्यादातर लोग, एक ये फ़ारसी का वर्ड है हुने तुकुनी, यानी घर को रीन्यू करना। और जब ईद आती है ना सिर्फ ईरान में बल्कि तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ पर भी ईद मनाई जाती है, जहाँ जहाँ भी पर जो है वो मुस्लिम मौजूद होते हैं, वहाँ पर जब ईद आती है तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं। ईद के बहुत दिन पहले ही जो है वो घर के तमाम ये काम जो होते हैं, घर की सफाई से लेके घर को जो है वो कलर करना और उसके साथ साथ हर चीज़ को धोना, नए सिरे से जो है वो उसके ईद के लिए यूँ कहें कि तैयारी करना, ये हर जगह ही होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि यहाँ पर ईरान में किस तरह से जो है वो हुने तुकुनी की जाती है, यानी घर को रीन्यू किया जाता है। और घर को रीन्यू करने का मतलब क्या सिर्फ यही होता है कि हम ज़ाहिरी जो हमारे घर की डेकोरेशन है, हमारे घर की सेटिंग है, उसको चेंज करना या अपने घर का सामान चेंज करना या उसकी सिर्फ सफाई सुथराई करना ही शामिल है? जी नहीं, इसके साथ साथ घर की सफाई सुथराई के साथ साथ जो है वो अपने नफ्स की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। दिल से कीना और बुग़्ज़ जो है वो निकाल देना बहुत ज़रूरी है। नाराज़गियाँ जो हो जाती हैं ख़ानदानों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर और दोस्तों के अंदर, पूरा साल में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों से आप नाराज़ हों, आपकी नाचाकियाँ हों, लेकिन जब साल ख़त्म हो गया तो वो चीज़ें भी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये पुराने ज़माने से चली आ रही रस्म है जिसमें ना सिर्फ घर को साफ़ करने की कोशिश की जाती है बल्कि उसके साथ साथ अपने नफ्स की भी सफाई की जाती है। एक सेगमेंट शामिल करूंगी, वापस आऊंगी और फिर इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात करते हैं।
नाज़रीन, हम बात कर रहे थे घर को रीन्यू करने के हवाले से, मैं बता रही थी। और अगर हम घर को रीन्यू करने के हवाले से या उसकी सफाई करने के हवाले से, जिसके लिए खास टर्म यूज़ होती है खून तकूनी, तो उसके बारे में बात करें तो ये पुराने ज़माने से चली आई एक रस्म है जो ईरान में मनाई जाती है। और इसका ना सिर्फ जो है वो घर को सफाई करना इसमें शामिल है, बल्कि इसका फ़ायदा ये होता था कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो मिल के इन कामों को अंजाम देते थे। फैमिली के बहुत सारे लोग, जब स्पेशली जब कालीनें धोई जाती थी, क्योंकि कालीनें बहुत भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा संगीन होती हैं, तो वो अकेले इंसान के लिए धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तब इतना ज़्यादा जो है वो सिस्टम भी नहीं था कि बाहर दी जाएं कालीनें और बाहर से जो है वो कालीनें वाश करवाई जाएं, तो ज़्यादातर लोग जो होते थे वो खुद ही वाश करते थे। और क्या किया जाता था कि फिर सब रिश्तेदार जो होते थे वो मिल के बारी बारी जो है वो सबकी कालीनें पहले धोते थे और बाकी जो भारी काम होते थे वो मिलकर अंजाम देते थे। और इसको जो है वो इसलिए भी एक रस्म के तौर पे चलाया जाता रहा क्योंकि इससे एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता था लोगों को। और अगर दिल में कोई नाराज़गी होती थी, वो भी जब वो साथ बैठते थे, साथ रहते थे, साथ बैठ के खाना खाते थे, तो वो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाती थी। और आज के दौर के हम अगर बात करें तो आज तक वो रस्म जो है वो चली आ रही है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। घर को रीन्यू करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपने घर का जो है वो पुराना सामान निकाल देते हैं, और या बहुत सारे लोग बाहर भी रख देते हैं। जिनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो अच्छी होती है वो बाहर रख देते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ले जा सके। क्योंकि बहुत सारे अफराद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो जो घर की तमाम चीज़ें हर साल न्यू नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। या ये रख देते हैं कि आराम से कोई उठा के ले जिसको ज़रूरत हो। या बहुत सारे लोग जो है वो बेच भी देते हैं सेकंड हैंड सामान, और बहुत सारे लोग वैसे भी दूसरों को सामान दे देते हैं। हम इन डिटेल बात करेंगे, इसके फ़ायदे भी आपको बताएंगे और किस तरह से ये करनी चाहिए, जो है वो घर की सफाई सुथराई किस तरह से करनी चाहिए, आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आसान बना सकते हैं इन कामों को, हम ज़रूर आज आपसे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी टिप्स आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री शामिल करेंगे प्रोग्राम में, वापस आऊँगी और इंशाल्लाह फिर हम जो है ना अपनी बाकी गुफ्तगू करते हैं आपसे। चलिए आज जापान के शहर क्योटो चलते हैं। क्योटो जापान के एक जजीरे जिसका नाम हंशू है, वहाँ पर वाक़ है। क्योटो ओसाका और कुबी के साथ मिलकर मेट्रोपॉलिटन इलाके के एक हिस्सा तश्कील देता है, जो कि जापान का एक मेट्रोपॉलिटन इलाका है। 2021 तक इस शहर की मजमूई आबादी 1.5 मिलियन तक थी, जो इस सूबे की कुल आबादी 60% तक बनाती है। 794 ईस्वी में क्योटो को जापान की शाही अदालत की नई नशिस्त के तौर पर मुंतखब किया गया। कदीम चीनी दारुल हुकूमत के मॉडल के बाद असल शहर का एहतमाम रवायती चीन के मुताबिक किया गया था। शाही महल का रुख जनूब की तरफ है। जापान के शहनशाहों ने बाद 11वीं सदी में इस शहर में हुक्मरानी की। ये शहर 15वीं सदी में दूसरी जंग के दौरान तबाह व बर्बाद हो गया था। इतना तबाह हो गया था कि इसकी तमाम की तमाम अमारात और तमाम के तमाम महल्लात बर्बाद हो चुके थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ का एक शहंशाह टोकुगावा शागोन के तहत उसके कहने के बाद इसको दोबारा ज़िंदा किया गया। इसमें दोबारा अमारात, दोबारा महल्लात बनाए गए। तमाम के तमाम वहाँ पर मंदिर और इबादत गाहों को तामीर किया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने जापान में एक बड़े शहर की हैसियत हासिल की। यहाँ पर मौजूद बहुत सी खूबसूरत जगहें आपको इस वक्त नज़र भी आ रही हैं। बागात से लेके नदियाँ, नदियों में पुलों के अतराफ में वो तमाम दरख्त जो उसके हुस्न में इजाफा करते हैं। क्योटो की जदीद म्यूनसिपैलिटी 1890 में कायम की गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस शहर को बड़े पैमाने की तबाही से बचाया गया और इसकी बहुत ही ज़्यादा हिफाजत की गई।
इसके नतीजे में इससे पहले के सकाफती विरसे को ज़्यादातर महफूज किया गया। क्योटो जापान का सकाफती दारुल हुकूमत और अहम सियाहती मुकाम समझा जाता है। इसमें मुतअद्दिद मंदिर, मज़ार, महल्लात और बागात हैं, जिनमें से कुछ यूनेस्को के ज़रिए इज्तिमाई तौर पर आलमी सकाफती विरसे के तौर पर दर्ज किए गए हैं। अहम निशानियों में बहुत सारी इमारत आती हैं, लेकिन क्योटो इंपीरियल पैलेस और इंपीरियल विला को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। क्योटो भी आला तालीम का एक मरकज़ है, क्योंकि क्योटो में मौजूद क्योटो यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल है। अब बात की अगर की जाए क्योटो इंपीरियल पैलेस की, जो कि आपको इस वक्त नज़र भी आ रहा है, तो क्योटो इंपीरियल पैलेस जापान के शहंशाह, जो कि साबका हुक्मरान था, उसका महल है। 1870 के करीब इसमें बहाली की गई। शहंशाह ने इसमें मुकीम थे, जबकि क्योटो इंपीरियल पैलेस के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म 1877 में दिया गया था। आज ये आम आवाम के लिए खुला है, लोग इधर आते हैं और इसको देखते हैं। क्योटो को अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी खित्ते के मशरकी हिस्से की एक वादी में वाक़ है, जिसे टुम्बा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर और तरीके से इसको देखा जाए तो इस समुंदर की सतह से 1000 मीटर बुलंदी पर पहाड़ों से 3 अतराफ से घिरा हुआ है। इसके अतराफ में 3 नदियां भी हैं। आज के दौर में ये मरकज़ी कारोबारी ज़िले पर काफ़ी ज़्यादा इसको अहमियत हासिल है। यहाँ पर मौजूद सब्ज़ा, आपको जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उस सब्ज़े को देख के आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा और आपकी सांस लेते वक्त भी आपको महसूस होगा आप कितने ही ज़्यादा एक खुली फिजा में आ गए हैं। वहाँ पर मौजूद जितने भी महल्लात को देख के आपको उस दौर की बातें याद आती हैं, आपको उस दौर के लोगों के रहने का तर्ज तरीका, उनका तर्ज अमल, उनकी रफ्तार, सब कुछ दिखाई देती है, आपकी आंखों के सामने नजर आती है। इसके इर्द गिर्द जितने भी जंगल हैं, वहाँ पर गुलहरियाँ आपसे बातें करेंगी, उसकी हवाएं उसके पत्तों से जब छुएंगी तो आपको लुत्फ आएगा। और अगर जापान जाना हुआ तो क्योटो ज़रूर जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे घर की सफाई सुथराई के हवाले से, और एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जाए ना, एक मुल्क के अंदर भी हर शहर का जो है ना वो रहन सहन मुख्तलिफ होता है। और जो भी इवेंट हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, वो अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। हत्ता यूँ कहें कि खाने की डिशेस भी जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो आज हमने अपने जो गेस्ट ली है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी हमारी गेस्ट हैं, हम उनका मैं तो एडवांस शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनके बारे में बात करते हुए। आज हमने कश्मीर से माहिर समाजियात हैं नादिया राजा, उनको हमने आज़ाद कश्मीर से लिया है, और उनसे हम पूछेंगे कि वहाँ पर ईद किस तरह से मनाई जाती है और वो लोग ईद की तैयारियां किस तरह से करते हैं। क्या वहां पर भी जो है वो ईद को पर इस ऐसे ही घरों को रिन्यू किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के लिए आपने टाइम निकाला, और आज दूसरी बार हमने आपको जहमत दी। इंशाल्लाह आगे अब हम जो है ना आपको जहमत देते रहेंगे। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आज़ाद कश्मीर के बारे में चाहिए होगी तो हम आपको जहमत ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे याद करते हैं। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम नादिया, हम आज बात करें घर को रिन्यू करने के हवाले से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईरान में जब ईद आती है, इनका न्यू ईयर जो होता है, तब ये बहुत बड़ी ईद मनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वहाँ पर ईद आती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा ईद अल फितर और ईद अल अज़हा जो है वो ज़्यादा जोश व खरोश से मनाई जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की जाती हैं। तो आप लोग जो है वो वहाँ पर भी घरों को रिन्यू किया जाता है, सामान चेंज किया जाता है, या उसी सामान को ज़्यादा साफ़ सुथरा करके घर में रखा जाता है? वहाँ पर क्या किया जाता है?
जी, हमारी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर जब ईद उल फितर मनाई जाती है तो रमजान स्टार्ट होने से लोग अपने अपने घरों की जो रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह हर कोई अपना सम्मान तो नहीं चेंज करता, लेकिन उसी को एक अच्छे तरीके से जो है ना वो नज़म किया जाता है। जैसे यहाँ सब तो बैठे कवर कुछ चीजें, घर का कलर चेंज करवाना है, तो बर्तन ताकि किचन के बर्तन जो है ना वो भी लेने की कोशिश की जाती है कि चले जो हम बर्तन जो सर्व करेंगे, जो हमारे घर मेहमान आएंगे, वो खूबसूरत बर्तन हो के उसमें हम जो है ना डिशेस जो है ना सर्व करें। तो मैं अपनी बात करूं, अपने घर की बात करूं, तो जब भी इस तरह कोशिश थे कि जब हम ईद आएगी तो उससे पहले 15 दिन पहले हमने जो है ना अपना घर रेनोवेट कर देना है, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको पता है बाजारों में रश हो जाता है, तो रश की वजह से फिर हम लोग जो है ना ज्यादा बाजार नहीं जाते। तो उसमें फिर ये होता है कि हर हर घर में देखा जाए, हर मोहल्ले के हर घर में अपनी वसातत के मुताबिक लोग अपने घर को रिनोवेट करते हैं। कुछ लोग कलर्स करवा रहे होते हैं, कुछ लोग घरों का सामान चेंज करवा रहे होते हैं, कई जगहों पे जो है नए घर, मतलब नए घर भी बनाए जाते हैं। नए घर भी, कई कमरा बनाना हो या उसको मजीद अच्छा बनाना हो, तो लोग रमजान में ज्यादा ये काम करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि 15 रमजान से पहले पहले ये काम हो जाए, ताकि ईद के दिन जब भी कोई मतलब एक अच्छा खूबसूरत जो है ना वो नजारा पेश हो रहा हो। तो बात ईद के दिन में घर के साथ साथ लोग अपने आपके लिए भी चीजें लेते हैं, जैसा अपने कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, उससे भी 15 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। तो कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कोई भी इवेंट हो, चाहे ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है या कोई शादी का दिन है, तो ये 15-20 दिन पहले जो है ना उसको उसके लिए तैयारियां शुरू की जाती हैं। अच्छा, तो ईद की तैयारियों की जब बात आती है तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर जो है वो पहले पुराने ज़माने से ही कुछ रसूमात हैं, इनकी रस्म चली आती है कि जब ईद का टाइम होता था, ईद के दिन होते थे, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए आते थे। मीन्स कि अगर जो भारी काम हैं उनमें हेल्प की जाती थी, और अभी भी यहाँ पर की जाती है बहुत सारे एरियाज़ में। तो वहाँ पर भी क्या इस तरह से की जाती है हेल्प अभी तक, या अब टाइम चेंज होने के साथ साथ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गया है कि दूसरे की हेल्प के लिए टाइम नहीं निकाल पाता? आप क्या समझती हैं कि अभी तक वो रस्म जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ भी ज़रूर होगी पहले, तो अभी भी बाकी है, या अब सब अपना अपना काम ही जो है वो अंजाम देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, अभी भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर हम शहर के अंदर या गांव की बात करूंगी, गांव के अंदर आज भी लड़कियां, औरतें सारी जमा होकर पहले एक घर को वो सारा सफाई सुथराई में और फर्श धोने में, हर चीज में वो उनकी मदद करें। तो मैं देखा जाए, मैं समझती हूँ कि शहरों के अंदर थोड़ी सी ये चीज कमी इसमें आना शुरू हो गई है। लोग ज्यादा अब जो है ना टाइम नहीं होता शायद लोगों के पास, तो लेकिन अभी भी कुछ कई जगहों पे ऐसा है कि लोग जो है ना, लड़कियां खासतौर पे आपस में मिलकर मशवरे करती हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प करती हैं। घर में एक दिन जाके वो सारी जो है रेमिनेट करवा के अपने आइडियाज देती हैं कि हम आज आपने मतलब हम ऐसा करें तो कैसा लगेगा, ऐसी सेटिंग हो तो कैसी होगी। तो ये चीज तो चली आ रही है, लेकिन पहले जमाने की निस्बत अब ये इस चीज में कमी भी आ रही है। लोग ज्यादा मसरूफ होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि खुद ही करें। तो कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं समझती हूँ कि अगर देखा जाए तो अगर जो एक दूसरे की हेल्प करने की बात आ जाए ना, तो ईद के दिनों में खवातीन जो डिशेस पकाने में ना, बहनें आपस में, फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे की बड़ी हेल्प करती हैं कि आपने ये डिश इस तरह बनानी है तो ये ऐसे बनेगी, हम ये बनाएंगे तो आपने ये बनानी है, हम आपके घर आएंगे तो आपने ये वाली हमें खिलानी है। तो फिर वो मशवरे आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो फिर उसमें काफी सारी एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर जिस तरह पहले होता था मैडम के, जब खवातीन एक दूसरे के घरों में जाना, फिर एक दूसरे की हेल्प करना, वो थोड़ी सी उसमें कमी पेशी आई है, लेकिन ज्यादा जो है ना एक दूसरे की हेल्प की जाती है। और इससे ना सिर्फ एक दूसरे की यूं कहना चाहिए कि हेल्प हो जाती है, बल्कि इंसान का जो है ना एंजॉय भी करता है, अच्छा टाइम गुजरता है। वैसे तो बिजी होते हैं सब और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और जब पता होता है कि हाँ ये काम करवाने जाना है, मिलना है, उनके पास बैठना है, तो वो एंजॉय भी करती है, साथ साथ गप्पें भी लगाती है। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और ऐसे अगर बारी बारी किया जा सकता है, जो अपनी मतलब बिल्कुल फैमिली के एक और खानदान चीज, के अंदर के लोग होते हैं। यहाँ पे इवेंट्स इवेंट्स की बात की जाए तो खुशी गमी में खवातीन बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। हम्म। और आपको पता है कि खुशी गमी के अंदर ही खवातीन मिल के बैठ के काम भी करती हैं, गप्पे भी लगाती हैं, खाती पीती भी हैं। रमजान के अलावा की बात कर रही हूँ, तो उसमें सही। देखा गया है तो कश्मीर के अंदर ये चीज अभी बहुत ज्यादा है कि कहीं शादी हो रही है तो वो शादी में हर रोज वो लोग जाते हैं, उनके काम
उनको काम करवाते हैं, 7 खवातीन अपने बैठ के मजा भी कर रही होती हैं, गप्पे भी लगा रही होती हैं, चाय भी पी रही होती हैं। मतलब आपस में उनका शादियों में ये ज्यादा चीज देखी गई है कि शादियों के अंदर वो लोग ज्यादा हेल्प एक पार्टिसिपेट दूसरे की करती हैं। बहुत ज़्यादा खवातीन हेल्प भी मर्द भी करते हैं। करते हैं लेकिन खवातीन ज्यादा करती हैं अपने। अच्छा जी मिस बिल्कुल। नादिया, जब हम देखते हैं कि घर की सफाई सुथराई से जो है वो इंसान एक खुशी फील करता है, अच्छा लगता है इंसान को, और ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ यानी यूँ नहीं कह सकते कि ज़ाहिरी तौर पे सिर्फ वो दिखाई जो दे रहा होता है कि बहुत ज़्यादा सब साफ़ सुथरा तारीफ़ करेंगे या मेहमान आ रहे हैं तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे, जाहिर सी बात है, सफाई सुथराई के और घर को जो है वो रिन्यू करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उन फ़ायद के बारे में आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर हम इंसान की सेहत की बात करें, चाहे इंसान की जिस्मानी सेहत है या जहनी सेहत है, तो उसकी अगर हम बात करें तो आप क्या समझती हैं कि घर की जो रेनोवेशन है, घर को रिन्यू करना जो है वो इंसान की हेल्थ के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है, इसका क्या अफेक्ट होता है और ये क्या फ़ायद हैं इसके इंसान की ज़िंदगी में? देखिए सफाई जब हम लोग घर की करते हैं तो इंसान की जो है जिस्मानी वो हरकत हो रही होती है। तो सही। कहते हैं एक्सरसाइज इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो घर में काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके जिस्म के अज़ा जो है वो हरकत कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उसकी वो हरकत हो रही है और हरकत होने की वजह से वो मोटापे का शिकार नहीं होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी। ज़हनी तौर पर जो खवातीन इधर के उधर लिए की जो बातें सबसे ज़हन में आ रही बेस्ट होती है ना। चीज़, जो जी बिल्कुल खवातीन समझती हैं कि वो मोटी नहीं होंगी, एक्टिव रहेंगी, ये इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर जो खवातीन चाहती है कि हमने जो है ना मोटा नहीं होना, हाँ, तो वो स्मार्ट अपने रहना है, घर को, सही। अपने घर की जो है ना रेवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा करें, सफाई हाँ, सुथराई का ख्याल रखें, और जितनी हरकत जिस्म में होगी ना तो उसमें मोटापा कम होगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो आप बहुत मोटे हो गए हो, तो इसका मतलब है कि घर के अंदर खवातीन ज्यादा, आप देखी होंगी कि जो घर में काम करने वाली खवातीन है वो ज्यादा मोटी नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि अगर उन्हें उन्हें घर में काम करने की ख्वाहिश हो या वो काम करना पसंद करती हूँ, देखा गया कि अक्सर औरतें, लड़कियां वो मोटी होती रही हैं, होती जा रही हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रही घर के अंदर। घर में जहाँ पे अगर जितना जिस्म को हरकत दी जाए, मैं समझती हूँ इतना इंसान का मोटापा कम होता है। बिल्कुल। मोटापा कम होने के साथ उसको बीमारियां नहीं लगती, दिल का हम्म। मरीज नहीं बनता, दिमागी तौर पे वो मरीज नहीं बनता, अपने काम से काम रखता है, तो दिमाग में बहुत सारी ऐसी फजूलियात बातें नहीं आती हम्म। जिससे वो सेहतमंद होता है। तो हम्म। खवातीन को देखा जाए, गाँव के अंदर आपने कभी कोई खवातीन देखी हो तो वो बहुत स्लिम और स्मार्ट सी होती है। पूछा जाता है क्या हम्म। आप खाती हैं, कितनी स्लिम और स्मार्ट, बेचारों की लड़कियां अक्सर पूछती हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि हम काम ज्यादा करती हैं, काम में हम जो पाक कशे मेहनत करते हैं, वो अपने घर का हर काम खुद करती हैं, जिससे उनकी जिस्म की हरकत हो रही होती है, उनको बीमारियां कम से, गाँव के अंदर बीमारियां कम से कम है बनिस्बत बिल्कुल। शहरों के। बिल्कुल। खवातीन, वहां की हम्म। खवातीन के अंदर ना बीमारियां कम है, बिल्कुल। एक क्योंकि तो वो अपने हाथ से काम जी, करती है। एक तो काम भी वो खुद कर रही होती है सारा, और उसके साथ साथ जो होती है उनकी ग़िज़ा भी, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, सालिम होती है, ऑर्गेनिक होती है, और उसके साथ साथ वहाँ की आबो हवा की अगर हम बात करें, वहाँ के साफ़ सुथरे चश्मों की बात करें, पानी की बात करें, वो तमाम चीज़ें ही उनकी जो है ना अच्छी हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं कि वो भी एक वजह होती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हमारे नाजरीन इस चीज़ पर गौर करें और जो है वो घर के को दोबारा से जो है ना आप सेट करने का और साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत मसर साबित होने वाला है। मैडम नादिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी कीमती औकात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। इंशाल्लाह आगे भी हम अपने प्रोग्रामात में आपको ज़हमत देते रहेंगे। इसके साथ आपसे हम बहुत चाहेंगे बहुत इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मैडम, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली जब इस तरह को कोई टॉपिक होता है ना, घर के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से, तो वो एक एनर्जी जो ख़वातीन में देखने को मिलती है, शायद मुझ में भी आज आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, वो यही रीज़न्स होती हैं। तो इस पे और भी बहुत सारी टिप्स हम आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चलूँगी कुमेल की जानब, देखूँगी कि आज आपने कौन सी वीडियोज़ हमारे प्रोग्राम के लिए अरसाल की हैं। वापस आऊँगी और इंशाल्लाह फिर हम अपनी बातों का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी कुमेल। जी शुक्रिया रबिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर आपकी तरफ से भेजी गई वीडियोस को शामिल करेंगे और वक्त को तल्फ किए बगैर पहली वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं उस वीडियो के अंदर कौन सा अंडा पराठा बनाया जा रहा है और अंडा पराठा किस तरीके से बना रहे हैं, वो वीडियो देखते हैं। और आपको नज़र भी आ रहा है कि एक बहुत बड़ा सा थाल है जिसके अंदर तेल डाला हुआ है। पहले उन्होंने अंडे को फ्राई किया और दो तरह के अंडे, एक इसको उन्होंने जिसे कहते हैं मिक्स करके फ्राई किए और दूसरा शायद उन्होंने मिक्स नहीं किया, वो
प्रॉपर उसकी जर्दी सालिम है, और जिसकी वजह से और अक्सर बच्चे घर में फरमाइश करते हैं कि ये जर्दी टूटे ना, मुझे बगैर टूटा हुआ अंडा चाहिए, जर्दी टूटा हुआ अंडा चाहिए। और कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, मुझे मिक्स किया हुआ चाहिए। और साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है, उधर पराठे भी हैं, और बिल्कुल गोल पराठा और तह वाला पराठा उन्होंने उसको अपने जितने भी वहाँ पर आए हुए गाहक हैं उनको दे रहे हैं। आपके भी इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह की जगह है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से कोई चीज़ बनाई जाती है, अच्छे तरीके से गरम गरम खाना बनाया जाता है, तो उसकी छोटा सा क्लिप, व्लॉग, कोई वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो स्क्रीन पे भी आता रहता है, अक्सर मैं उसको रिपीट भी करता रहता हूँ। जी, ये थी अंडे पराठे की वीडियो। अगली वीडियो के अंदर एक एलोवेरा का जूस बना रहे हैं। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा, बोतलों में आपको एलोवेरा का जूस मिलता है, लेकिन वीडियो में देखते हैं, साथ साथ बात करते हैं। आपने एलोवेरा का जो पौधा है वो अक्सर देखा होगा, और अक्सर मार्केट के अंदर अब तो जूस भी आते हैं, उसका टेस्ट होता है लेकिन ओरिजिनल नहीं होता। लेकिन ये एक दुकान वाले हैं, वो अपना एलोवेरा के पौधे को, वो जिसे ऊपर से कवर को काट के अंदर जो उनसे उसकी जेली होती है उसको निकाल के उसका जूस बना रहे हैं, और जूस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो सकते हैं। एलोवेरा के ख़ुद भी फ़ायदे हैं। अगर आपका कोई कहीं पे जल गया हाथ, तो आप एलोवेरा को काट के उसके ऊपर लगा लें, वो आपके उसको काफ़ी जो बर्न होगा, जो उनसे जगह जल चुकी है, उसको आराम पहुँचाएगा। इसके अलावा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत इसके फ़वाइद हैं। इसी तरीके से अगर आपके इलाके में अगर कोई इस तरीके से कोई चीज़ बनाता है, आप उसका क्लिप, उसकी वीडियो बना के उसमें बात बताएं, वो जो बना रहे हैं उनसे बात करें, और फिर वो क्लिप बना के आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। इसी तरीके से अगला एक क्लिप है, वो छोटा सा क्लिप है, एक नदी बह रही है। जिन्होंने भेजा उन्होंने अपना नाम और इलाके का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसको शामिल किया। देखते हैं उसके अंदर नदी किस तरह बह रही है। Chào bạn tôi đây. ये थी वीडियोस, और यहाँ पर वीडियोस का सेगमेंट तमाम होता है। आप पैगामात भी भेज सकते हैं हमें, मैं वो पैगामात आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। वो पैगामात वाले सेगमेंट में मैं उनको शामिल करूँगा। और अभी हम चलते हैं रबिया की तरफ। जी रबिया। जी कुमैल, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खूनी तकूनी के बारे में। खूनी तकूनी यानी हम वही घर को रिन्यू करना। तो उस हवाले से थोड़े से फ़ायदे भी मैं आपको इसके बताती चलूँ कि जो है ना, वो सिर्फ मोटापे के साथ साथ, मोटापा कम होने के साथ साथ और बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिनको जो है ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं, या हम कह सकते हैं हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद होती है साफ़ सुथरी फ़िज़ा। और स्पेशली हम रिसर्च से देखा गया कि जो हार्ट पेशेंट लोग थे और जो लोग काम करते थे और जो लोग ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहते थे, उनमें 20% जो है वो हार्ट की बीमारी कमतर पाएगी जो काम करते थे, निस्बत उन लोगों के जो बैठे रहते थे। उसके अलावा इंसान की स्ट्रेस को कम करता है। ये स्ट्रेस को किस तरह से कम करता है, हम देखते हैं कि जिन लोगों
का घर ज़्यादा, जिन खवातीन का घर बिखरा पड़ा हुआ होता है, आप नोट कीजिएगा, आप उनसे जब मिलेंगे, रिसर्च इस पर भी बाकायदा तौर पर रिसर्च की गई और देखा गया कि वो खवातीन जो ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं उनका घर भी बिखरा हुआ होता है और साफ़ सुथरा घर नहीं होता। और उसके साथ साथ अस्थमा के पेशेंट जो हैं, वो एलर्जी पेशेंट जो हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि घर के अंदर मौजूद जो जरासीम होते हैं, जब नया साल आता है, जब बहार आती है, तो सबको लगता है, सब यही कहते हैं सिर्फ कि बहार की वजह से और मौसम चेंज होने की वजह से एलर्जी पेशेंट्स जो होते हैं उनकी एलर्जी में इजाफा हो जाता है। लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ घर के अंदर भी कुछ ऐसे जर्म्स मौजूद होते हैं जो टाइम गुजरने के साथ साथ ज़्यादा देर तक जब उन जर्म्स को जो है वो सही तरह से सफाई नहीं की जाती, वो घरों में जर्म्स मौजूद होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं और वो किस तरह से किस टाइम पे जो है वो एलर्जी पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट्स के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट शामिल करेंगे। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजे गए पैगामात को शामिल करेंगे। पहला पैगाम जो उनसे वो जैदी ने कारगिल से भेजे। वो लिखते हैं कि नसीम ज़िंदगी को हमारा सलाम, लेकिन आप लोग हमारे मैसेजेस नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपने कोई ऐसा मैसेज भेजा हो जिसमें आपने ना लिखा हो कि ये प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के लिए, तो इसलिए शामिल ना हो पाया हो, वरना ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी मैसेजेस आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको शामिल करूँ। इसके बाद अगला जो उनसा मैसेज है, मोहम्मद अली नजफी ने कारगिल लद्दाख से लिखा है। कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, आज विलादत बसादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और उनके मौके पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर मैं उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके प्रोग्राम में सलाम पेश करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा पाकिस्तान से लिखती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम सब आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं और सारे प्रोग्राम सहर टीवी के हमें पसंद है। बहुत शुक्रिया उज़मा आपका।
इसके बाद आंसा सईद और फिज़ा सईद लिखती हैं, सलाम, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहावलपुर में आज मौसम बहुत अच्छा है। जी अच्छी बात है, अगर मौसम बहुत अच्छा है तो। तैयबा नकवी लिखती हैं कि भक्कर पाकिस्तान से कि माशाल्लाह शो बहुत अच्छा जा रहा है और सब मिलकर आपका शो देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे आपके पैगामात। आखिर में मैं एक बात बताता चलूँ, दुनिया के अंदर कुल आबादी 7 अरब से भी ज़्यादा है। उस 7 अरब अफराद आपको नहीं जानते। आपके मुल्क में आबादी चाहे 20 करोड़ है या 50 करोड़, जितने भी है उसकी मुल्क की आबादी है, वो लोग आपको नहीं जानते। आपके शहर की आबादी अगर कुछ लाखों में है, वो लाखों लोग आपको नहीं जानते। आप किसी मोहल्ले में हैं या किसी गली में रहते हैं, वो सब लोग आपको नहीं जानते। अगर जानते भी हैं, आपको बाय नेम जानते हैं, आपका उनसे वास्ता नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द 15-20 लोग जानते हैं, उनसे आपका वास्ता रोज़ाना पड़ता है और रोज़ाना आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह मियाँ ने वो 15 लोग आपके लिए मुंतखब किए हैं कि ये अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपकी मदद करेंगे। हम एक गलती कर देते हैं, हम उन्हीं 15 लोगों के साथ चलाकियाँ चलना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को नखरे दिखाने लग जाते हैं, उन्हीं 15 लोगों को मूड दिखाते हैं, उन्हीं 15 लोगों से गिले शिकवे करते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि उन्हीं 15 लोगों को हम इस तरीके से रखें कि अल्लाह ने हमें वो 15 लोग हमारे लिए दिए थे, 15-20 लोग, तो हम उनको इस तरीके से रखें, उनको ऐसे ट्रीट करें कि आप स्पेशल हो हमारे लिए। लेकिन हम वो नहीं कर पाते। उनका ख्याल रखें ताकि आपका वो ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो एलर्जी जो पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, वो सिर्फ बाहर की जो है मौसम जब चेंज होता है, बाहर के अलावा घर में भी ऐसे जर्म्स पाए जाते हैं जो उनकी हेल्थ के ऊपर अटैक करते हैं। और स्पेशली जब बाहर का मौसम आता है तो तब ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि बाहर जो वो वाला बाहर की जो माहौल है, जो बाहर की का कह लें मौसम है, जो उनकी सेहत के ऊपर अटैक करता है। तो उसके साथ साथ घर में कौन से जरासीम पाए जाते हैं। बहुत दफ़ा हम सरसरी सा जो है वो वॉश कर देते हैं, सिंक को भी वॉश कर देते हैं, बाथरूम भी धोते हैं, वॉशरूम भी जो है वो टॉयलेट भी धोते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको कुछ अरसे बाद यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और जो जर्म्स को मारते हैं। जैसे आप ब्लीच यूज़ बहुत ज़्यादा की जाती है और करनी भी चाहिए, स्मेल होती है उसकी, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है वो डाल के छोड़ देनी चाहिए। चाहे वो आपका वॉशरूम है, चाहे वो आपका किचन का सिंक है, बहुत सारे और लिक्विड्स ऐसे आते हैं जो स्पेशल इन चीज़ों के लिए, इन जगहों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन लिक्विड्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और उसके साथ साथ इन छोटी छोटी जगहों पे, जैसे हम खाना बनाते हैं, अगर एग्जॉस्ट फैन बहुत सारे घरों में नहीं यूज़ होता, किचन में नहीं लगा हुआ होता, तो वो चर्बी जमती रहती है, किचन के मुख्तलिफ हिस्सों में जमती रहती है और वो मुख्तलिफ जर्म्स की सूरत में फिर जो है वो इंसान की सेहत के ऊपर भी अटैक करती है। जब घर की सफाई सुथराई सही तरह से की जाएगी तो आप एक हेल्दी ग़ज़ा भी खाते हैं उसके थ्रू। किस तरह से? जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा, आपके घर के अंदर जर्म्स मौजूद नहीं होंगे, तो आप जब खाना बनाएंगे, आपका बर्तन साफ सुथरा है, आपके जो है वो सारी चीज़ें, आप जिस जगह पर खाने पीने की अशिया रखते हैं वो जगह साफ सुथरी है, तो आप एक जो है वो हेल्दी और ऑर्गेनिक ग़ज़ा यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इशारा करूँगी, ख़वातीन जब घर की सफाई सुथराई करती हैं ईद के लिए, जब घर को तैयार कर रही होती हैं, तो उनमें जो है वो उस टाइम पे अकेला काम ना करें, क्योंकि ईद सबकी है और घर भी सबका है। तो हम सिर्फ ख़ुद को इतना थका लें कि ईद वाले दिन फिर उठ ही ना पाएँ। तो बेहतर ये नहीं है कि शोहर से भी हेल्प ली जाए और शोहर के साथ साथ जो है वो बच्चों से भी हेल्प ली जाए और ली किस तरह से जाए ताकि वो खुशी खुशी से जो है वो हमारी हेल्प करें। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करूँगी।
नाज़रीन, बच्चों से हेल्प लेने के बारे में मैं बात कर रही थी और बच्चों से हेल्प ज़रूर लें, शोहर से हेल्प भी ज़रूर लें और ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकाएं नहीं। और बच्चों से हेल्प लेने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सिर्फ हम घर की काम की जो है वो उसमें आप समझे कि हमने हेल्प ले ली तो मेरी काम में मदद हो गई। उसके साथ साथ जो है वो बच्चों में जब वो ख़ुद काम करते हैं, जब वो अपने काम को अंजाम देते हैं, अपना रूम सेट करते हैं या अपने टॉयज सेट करते हैं या अपने काम खुद अंजाम देते हैं, तो उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। उनको पता चलता है कि कोई जिम्मेदारी है मेरी और इस काम को मुझे अंजाम देना है और ये काम जो है वो फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा काम आता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो हेल्प लेने के लिए बच्चे को जो है वो रिश्वत देती हैं, यानी रिश्वत की सूरत में हो सकती है, रिश्वत पैसों की सूरत में हो सकती है, रिश्वत कोई खाने पीने की चीज़ की सूरत में हो सकती है। लेकिन ये रिश्वत देने वाला काम बिल्कुल बंद कर दें, आपके बच्चे की जहन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और ये फ्यूचर में भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। इंशाल्लाह एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अगले प्रोग्राम में तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।